हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 16 मार्च 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो मेन हेडिंग यहाँ पर बनाई गई है वो है कि अदानी मुद्दे पर आर पार के लिए उतरा विपक्ष। अब जो विपक्ष ने अदानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को लेकर संसद के साथ ही सड़क पर उतरकर सरकार से आर पार की सियासी लड़ाई के इरादे साफ कर दिए हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर संसद में सत्ता पक्ष के संग्राम में अदानी मुद्दे की आंच धीमी न पड़ जाए, इसके मद्देनजर विपक्षी दलों के जितने भी सांसद हैं उन्होंने रणनीति बदलते हुए बुधवार को संसद से ईडी दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की भारी नाकेबंदी के चलते विपक्षी सांसदों का मार्च जो है वो विजय चौक से आगे नहीं बढ़ पाया। प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो विरोध मार्च रोके जाने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों को अदानी मामले की व्यापक जांच कराने की शिकायत दर्ज कराने से रोका गया। अब ये अदानी मामला क्या है? आपको पता होगा कि हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि जो अदानी ग्रुप है वो कर्ज में डूबी हुई है और उन्होंने गलत तरीके से अपने शेयर बनाए हैं, पैसे बनाए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में कई चीज़ों में उनका नाम आ रहा था अदानी ग्रुप का। तो अदानी ग्रुप ने बोला कि ये पूरी चीज़ें गलत हैं। उसके बाद हिडनबर्ग ने बोला कि अगर चीज़ें गलत हैं तो आप हम पर केस करिए और हमें गलत साबित करिए। इसका मतलब हिडनबर्ग का कहने का मतलब ये था कि अगर आप हम पर केस करेंगे तो मामला अदालत में जाएगा और अदालत में आपको अपने कागज़ दिखाने पड़ेंगे। तो इसलिए भी अदानी ग्रुप पीछे हट गया था और एफपीओ भी लॉन्च किया गया था अदानी ग्रुप का, जिसमें 100% सब्सक्रिप्शन हो गया था उनके शेयर्स का। लेकिन फिर भी जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, ये बात है 29 जनवरी 2023 की, एफपीओ पूरा सब्सक्राइब होने के बावजूद अदानी ग्रुप ने अपने शेयर होल्डर्स के सारे पैसे लौटा दिए थे और वो पूरी प्रक्रिया जो एफपीओ की थी वो कैंसिल कर दी थी। अब आप सोच रहे होंगे ये एफपीओ क्या होता है। देखिए, आईपीओ और एफपीओ दो होते हैं शेयर मार्केट में। आईपीओ होता है जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर जारी करती है। एफपीओ होता है जब उसी कंपनी के दोबारा शेयर मार्केट में जारी किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा मोटर्स जो है वो अभी शेयर मार्केट में है, अगर दोबारा शेयर मार्केट में टाटा मोटर्स अपने कुछ और शेयर लाना चाहेगी तो वो एफपीओ के माध्यम से लाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। पार्टी में असंतोष बहुमत परीक्षण के लिए कहने का पर्याप्त आधार नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा उद्धव से बहुमत साबित करने के लिए कहने का आधार पूछा। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के सामने ऐसा क्या था जिससे उन्हें लगा कि सरकार बहुमत खो चुकी थी। पीठ ने सवालों के दौरान टिप्पणी में यह भी कहा कि राजनीतिक दल में असंतोष बहुमत साबित करने के लिए कहने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से बहुमत साबित करने को कहने का पर्याप्त आधार और सामग्री थी। इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने और कोर्ट के फैसला सुरक्षित रख लेने की उम्मीद है। बुधवार को राज्यपाल की ओर से तुषार मेहता ने पक्ष रखा। कोर्ट ने मेहता से कई सवाल किए। कोर्ट ने घुमा फिराकर कई बार पूछा कि राज्यपाल को किस आधार पर लगा कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने को कहा। पीठ ने उद्धव गुट की ओर से पूर्व में दी गई दलीलों के मद्देनजर तुषार मेहता के सवाल किया कि शिवसेना के बागी गुट के 34 विधायकों की ओर से राज्यपाल को भेजे पत्र को देखा जाए तो उसमें सरकार से समर्थन वापस लेने की बात नहीं कही गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अब विदेशी वकील भारत में कर सकेंगे वकालत। बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में विदेशी वकीलों और विधि फर्म को वकालत करने की अनुमति देने का फैसला किया है। बीसीआई यानी कि
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि इससे भारतीय और विदेशी दोनों तरह के वकीलों को लाभ होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बीसीआई ने भारत में विदेशी वकील और विदेशी विधि पंजीकरण और नियमन 2022 के लिए नियम अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया है कि भारत में वकील विदेशी वकीलों के लिए विदेशी कानून, गैर मुकदमे वाले विविध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मामलों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता क्षेत्र में खुली है और इससे भारत में कानूनी पेशे और क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। बीसीआई ने कहा है कि यह अनुमति शर्तों के साथ बेहतरीन तरीके से नियंत्रित होगी ताकि सुनिश्चित हो कि यह भारत और विदेशी के वकीलों के आपसी हित में होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारतीय किसानों को श्री अन्न से मिल सकता है विदेशी बाजार। अब देखिए, मोटे अनाजों के जो उत्पादक किसान एवं कारोबारियों के लिए यह वर्ष अति महत्वपूर्ण होने वाला है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट यानी श्री अन्न वर्ष घोषित होने के साथ ही देश में मोटे अनाजों के उत्पादन, खपत और निर्यात की संभावनाएं तलाशने में सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया है। देश में भी श्री अन्न की लोकप्रियता बढ़ रही है। दूसरे देशों ने भी इसका महत्व समझा है। स्पष्ट है कि मांग के अनुसार आपूर्ति की जिम्मेदारी भारत की होगी, क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन में भारत अन्य देशों की तुलना में सबसे आगे है। श्री अन्न के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में इसे प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव आते ही मोटे अनाजों के लिए विश्व बाजार की तलाश शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा को जिम्मेदारी सौंपी है। उसके संसाधन बढ़ाए हैं। एपीडा ने भी तत्परता से 2 स्तरों पर काम प्रारंभ कर दिया। उसने ऐसे 30 प्रमुख देशों की सूची बनाई है जो मोटे अनाज के बड़े आयातक हैं। साथ ही देश के 21 राज्यों में उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना भी बना ली है। ज्ञान आधारित काम शोध एवं संवर्धन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिशल रिसर्च, कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु और यश बैंक को दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा भारतीय मानद वाणिज्य दूतावास। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में भारतीय मानद वाणिज्य दूतावास को खालिस्तान समर्थकों के कारण बुधवार को सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा। खालिस्तान समर्थकों ने अनाधिकृत रूप से एकत्रित होकर कार्यालय का प्रवेश द्वार अवरुद्ध कर दिया था। यह घटना ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के उस बयान के कुछ दिनों बाद हुई जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश में भारतीय विरोधी तत्वों को रोकने का आश्वासन दिया था। भारत का मानद वाणिज्य दूतावास ब्रिस्बेन के उपनगर तिरंगा में स्वान रोड पर स्थित है। क्वींसलैंड क्षेत्र की पुलिस ने बताया कि यह अनधिकृत भीड़ थी जो दूतावास की इमारत में घुसने में सफल रही। क्वींसलैंड के निवासी परविंद सिंह ने बताया कि उन्होंने दूतावास में अपॉइंटमेंट के लिए काम से छुट्टी ली थी। उन्हें अपने युवा बच्चों के OCI कार्ड से जुड़े मुद्दों का समाधान करवाना था। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि संयुक्त सेना के कमांडरों को सशक्त बनाएगा इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस बिल। रक्षा मंत्रालय ने थिएटर कमांड की दिशा में काम करते हुए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में सेवाएं देने वाले कमांडरों को अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करना है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन विधेयक 2023 के अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना के जरिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस का गठन कर सकते हैं। इसमें संयुक्त सेवा कमांड भी शामिल है। इस बिल को लोकसभा में बुधवार को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पेश किया और मौजूदा समय में भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना क्रमशः वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम 1957 से संचालित होती है। ऐसे में केवल इन 3 सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों को अनुशासनात्मक शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इसका सीधा असर सेनाओं के अंतर सेवा संगठनों पर पड़ता है, जैसे अंडमान एंड निकोबार कमांड, डिफेंस स्पेस एजेंसी
और संयुक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसलिए ऐसे सैन्य संगठनों के कमांड इन चीफ या अफसर इन कमांड को अन्य सेवाओं से संबद्ध होने पर अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र करता है 4 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन की बचत। सरकार ने बुधवार को कहा कि भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र हर साल 4.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बचत कर रहा है, जबकि कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्रों के उत्पादन की स्थिति में इतना उत्सर्जन होता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में परमाणु बिजली भारत के कुल बिजली उत्पादन का 3% है। देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु ऊर्जा का पर्याप्त उत्पादन और हिस्सेदारी जरूरी है। सिंह ने बताया कि वर्तमान नीति का लक्ष्य 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने का है। नेक्स्ट है, मनरेगा के लिए कम धन आवंटन पर संसदीय समिति ने जताई है चिंता। ग्रामीण विकास पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने बुधवार को मनरेगा योजना के लिए कम धन आवंटन पर चिंता जताई है। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि अगर इसके तहत रोजगार की मांग उठती है तो पैसे की कोई कमी नहीं है। संसदीय समिति ने बुधवार को राज्यसभा में पेश रिपोर्ट में कहा है कि 2022-23 के संशोधन अनुमानों की तुलना में 2023-24 के लिए मनरेगा के बजट अनुमानों में 29,400 करोड़ रुपए की कमी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा से संबंधित अधिनियम ग्रामीण आबादी के ऐसे वंचित वर्गों को काम का अधिकार प्रदान करना है जो काम करने के इच्छुक हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो होगा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर हम सबसे पहली न्यूज ले रहे हैं कि शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का सम्मान। देखिए, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने बुधवार को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर से नवाजा है। पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे। उन्होंने कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध जैसी चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटा। सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन पब्लिक पॉलिसी और फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ी पब्लिकेशन कंपनी है जिसकी नज़र दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर रहती है। इससे पहले 2015 में सेंट्रल बैंक पब्लिकेशन पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को भी गवर्नर ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। अपने अवार्ड नोट से सेंट्रल बैंकिंग ने कहा कि भारत का जीडीपी 10 वर्ष में 90% बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आय में 70% की बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय $2,400 प्रति वर्ष हो गई है, जो 2010 में $1,000 हुआ करती थी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। हर मंत्रालय के 1 दशक के व्यय पर रिपोर्ट तैयार कर रहा है कैग। देखिए, एक वक्त था कि जब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग जिस मंत्रालय की रिपोर्ट तैयार करता था वह अफरा तफरी मच जाती थी। रिपोर्ट को कई बार दबाने की कोशिश भी होती थी। इस बार रिपोर्ट के आधार पर मंत्रालय के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हुई है। हालांकि अब हालात बदल गए हैं। मोदी सरकार ने मंत्रालय स्वयं सीएजी को आमंत्रित कर रहे हैं और वह उनकी योजना और कार्यक्रम की रिपोर्ट पर प्रेजेंटेशन दें ताकि रिपोर्ट के आधार पर प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। यह बात सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने बोली है। मुर्मू ने बताया कि भारत सरकार के कई मंत्रालयों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि उनकी योजनाओं के ऑडिट रिपोर्ट पर उन्हें प्रेजेंटेशन दें। उद्देश्य यह है कि मंत्रालयों के स्तर पर अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं। चलिए, वस्तु निर्यात $400 अरब के पार। देखिए, वैश्विक स्तर पर कारोबार में कमी के अनुमान के बावजूद चालू वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों में ही वस्तु निर्यात $400 अरब के स्तर को पार कर गया है। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में वस्तु निर्यात फिर से नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। पिछले वित्त वर्ष में $420 अरब का अब तक का अधिकतम वस्तु निर्यात किया गया है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल और फरवरी में वस्तु निर्यात $405.94 अरब रहा, जबकि गत वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि में $377.43 अरब का निर्यात किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
जो होगी इंटरनेशनल पेज से, कि अमेरिकी संसद ने अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। अब देखिए, अमेरिका ने भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा को दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने में इस संबंध में एक द्विपक्षीय प्रस्ताव मंगलवार को पेश किया गया। प्रस्ताव में चीनी दावे को खारिज करते हुए अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। सीनेटर बिल हैगट्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि मुक्त और खुले हिंद प्रशांत के लिए लगातार खतरा बनती जा रही है। चीन से निपटने के लिए अमेरिका को अपने रणनीतिक साझेदार देशों, खासकर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सीनेट स्पष्ट रूप से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानता है। भारतवंशी किशोर ने जीता अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार। अमेरिका में भारतीय मूल के एक किशोर ने आरएनए मॉलिक्यूल्स की संरचना को लेकर एक कंप्यूटर मॉडल विकसित किया है। इसके लिए $2,50,000 का प्रतिष्ठित अमेरिकी हाई स्कूल विज्ञान पुरस्कार जीता है। यह मॉडल कई रोगों के शीघ्र निदान में मददगार साबित हो सकता है। 17 वर्षीय नील मुग्दल को मंगलवार को रीजनल साइंस टैलेंट प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया था। भारतीय मूल की 17 वर्षीय अंबिका ग्रोवर $80,000 के पुरस्कार के साथ छठे स्थान पर रही हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 16 मार्च 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।